नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल एग्जाम सभा में। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं होती होगी जिसमें मिट्टी के प्रकार, मिट्टी में अपरदन कैसे होता है, मृदा अपरदन कैसे होता है, या फिर किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सा फसल किस मिट्टी में ज़्यादा अच्छे से सूटेबल ढंग से हो सकता है। ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें कि मिट्टी, सॉइल से संबंधित प्रश्न ना आते हों। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, केवल एक वीडियो में आपको 100% जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं मिट्टी के, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मिट्टी जो है, इसको हिंदी इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। और ये मिट्टी होती क्या है, ये क्या होता है आप जानते हो। इसको जानने से पहले आप ये समझिए कि पृथ्वी की जो संरचना होती है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने पृथ्वी की संरचना दिखाई है। एक आपका होता है क्रस्ट, दूसरा आपका होता है मेंटल, और तीसरा आपका होता है कोर। तो जो क्रस्ट जो होता है वो आपका पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी सतह होता है। तो सबसे ऊपरी सतह को ही जो होता है उसको मिट्टी कहते हैं। अब ये कैसे बनता है वो समझिएगा। मिनरल के कंपोजिशन की वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। खनिजों के अलग अलग वितरण की वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। कहीं पर कोई खनिज पाए जाते हैं, कहीं पे कोई खनिज पाया जाता है, और खनिजों की उपलब्धता के आधार पर ही मिट्टी के रंग का भी चयन होता है। अभी मैं बताऊंगा कि काली मिट्टी का रंग काली ही क्यों होता है। कई बार परीक्षा में यही पूछता है कि काली मिट्टी का रंग काली ही क्यों होता है। पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली काली मिट्टी का रंग काले क्यों होता है। कितनी तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अलुवियल मिट्टी किस तरीके से, जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपका किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये सारी बातों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ज़्यादातर अगर आप बात करें तो सॉइल या मिट्टी, उसमें जो मिनरल पाए जाते हैं, जो खनिज पाए जाते हैं, उसमें से कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जो खनिज मुख्य रूप से विद्यमान होते हैं उसमें सिलिका होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, उसमें आयरन होता है, उसमें एल्यूमिनियम होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है, उसमें सोडियम होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है, उसमें पोटाश होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके मिनरल जो होते हैं वो सॉइल में पाई जाती है। और उसमें जिन चीज़ की उपलब्धता ज़्यादा होती है उसी के आधार पर मिट्टी का वितरण होता है। समझिएगा ध्यान से यहाँ पे। अब देखिए, चट्टानों के टूट फूट से, वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फार्म्ड बाय द वियरिंग एंड डीकम्पोजिशन ऑफ अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह के अपरदन की वजह से, टूट फूट की वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जो अपरदन होता है उसमें कई तरीके की चीज़ें होती हैं। इसमें कई फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से अपरदन होता है। कहीं पे आपके वेजिटेशन की वजह से अपरदन होता है। कहीं वेजिटेशन का मतलब कि जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे लगाए हैं आपने, वहाँ पे उसकी वजह से आपका मिट्टी का रंग दूसरा होता है, मिट्टी का कंपोजिशन दूसरा होता है। कहीं पे हवा मिट्टी को बहा ले जाती है जिसकी वजह से उस क्षेत्र की मिट्टी बदल जाती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। कहीं पे पानी की, वाटर की वजह से आपका मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं अलुवियल सॉइल की बात करूँ, इसको हिंदी में जलोढ़ कहते हैं, मतलब जल से उड़ा हुआ मिट्टी। कहने का मतलब जल की वजह से बहकर आई हुई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें आपके 2 तरह की मिट्टी होती है, अभी इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो फैक्टर जो कि मिट्टी के प्रकार के लिए जिम्मेदार होते हैं, वेजिटेशन हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, और एक आपका क्लाइमेट हो गया। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है तो उसमें मिट्टी दलदली होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, अगर मान लीजिए राजस्थान का अगर क्षेत्र मानते हैं तो उसमें बलुई मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे बारिश कम होती है, तो उन मिट्टी के प्रकार में वो एराइड होते हैं, तो एरिड होते हैं। कहने का मतलब मरुस्थलीय मिट्टी होती है, उसमें ज़्यादा अच्छे बीज, अच्छे फसल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को। अब सॉइल फार्मेशन की स्टडी को हम पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल फार्मेशन स्टडी को, मतलब मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का वितरण कैसे होता है, इन सभी को स्टडी करने वाले साइंस को हम पेडोलॉजी कहते हैं। पेडागॉगी नहीं कहते, पेडालॉजी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में, छोटे मोटे एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। अब हम ये बात करते हैं कि मिनरल्स के सोर्स के आधार पे, मिनरल्स के सोर्स के आधार पर हम मिट्टी को कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, ओरिजिन के हिसाब से, स्रोत के आधार पर हम मिट्टी को अगर डिवाइड करना चाहें तो उसको हम ऑर्गेनिक या जैविक, या फिर इनऑर्गेनिक या अजैविक, 2 तरह के मिनरल की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि मिनरल के कंपोजिशन की वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। इसका मतलब मिट्टी को निर्माण करने का 2 तरीका है, एक आपका ऑर्गेनिक तरीके से, एक आपका इनऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक को हिंदी में जैविक कहते हैं। जैविक से मतलब ये हुआ कि जो जीवाश्म पाए जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट आपकी ज़मीन में पाए जाते हैं, आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उनका कंपोजिशन की वजह से मिनरल का निर्माण होता है। आपने सुना होगा कि बहुत समय पहले प्रलय आया होगा और जो धरती है वो पलट गई होगी, जिसकी वजह से आपका जो ज़मीन, जो पेड़ पौधे थे या फिर मनुष्य थे, इंसान थे, जानवर थे, वो सभी दब गए और वो आपका जीवाश्म बन गया, उसी से आपका पेट्रोलियम बन गया। ठीक इसी तरीके से मिनरल की भी यही बात है कि पेड़ पौधों के दबने से, उसके अपरदन से आपके क्या होता है, उसको ऑर्गेनिक मिनरल कहते हैं। इनऑर्गेनिक क्या होता है कि पेड़ पौधों के अलावा जो भी चीज़ें हैं, अगर उनकी वजह से किसी भी मिनरल का निर्माण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल का नाम देते हैं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यूटिलिटी के आधार पर हम मिनरल्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यूटिलिटी का मतलब, जैसे आप जानते हो कि लोहे को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टील को कम यूज़ करते हैं, स्टील को अच्छा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सोने का कोई गेट तो बनाता नहीं है, सोना वगैरह कम यूज़ होता है। तो यूटिलिटी के आधार पर, हमारे उपयोगिता के आधार पर अगर हम मिनरल को डिवाइड करना चाहें तो कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हो जाता है आपका प्राइमरी मिनरल। ठीक है, और दूसरा आपका हो जाता है सेकेंडरी मिनरल। प्राइमरी मिनरल में क्या क्या आता है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, तो ये सारे के सारे प्राइमरी में आ जाते हैं। सिलिकेट हो गया, सिलिकेट क्या होता है, बालू होता है। ठीक है, सिलिकेट को बालू कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी मिनरल के अंतर्गत आ जाती है। सेकेंडरी मिनरल की बात करें तो सेकेंडरी मिनरल जो होता है उसको हम क्ले मिनरल ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
क्ले मिनरल हो गया, मतलब मिट्टी हो गई जो खासकर मिट्टी पाई जाती है, या फिर ऑक्साइड जो पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्ले मिनरल बोलते हैं। अगर बात करें प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल में उपजाऊ ज़्यादा कौन होता है, तो मोर फर्टाइल होता है आपका सेकेंडरी मिनरल। और इसमें आप एक बात और समझना, कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछता है कि प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल में से कौन सा ऐसा भूमि है या मिट्टी का प्रकार है जो कि जिम्मेदार होती है किसी भी मिट्टी पर पेड़ पौधों को उगाने के लिए। तो पेड़ पौधों को उगाने के लिए, प्लांट लाइफ के सर्वाइवल के लिए सेकेंडरी मिनरल से ही जिम्मेदार होते हैं, प्राइमरी मिनरल कभी जिम्मेदार नहीं होता। अगर किसी मिट्टी में प्राइमरी मिनरल नहीं पाए जाएंगे तो उसमें पेड़ पौधे तब भी हो जाएंगे, लेकिन अगर सेकेंडरी मिनरल नहीं है तो पेड़ पौधे नहीं होने वाले। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं कि टाइप ऑफ सॉइल के बारे में, मतलब मिट्टी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो उनके टेक्सचर के बेसिस पे, टेक्सचर मतलब कणों के आधार पर। दूसरा बेसिस क्या हो सकता है, जो कि एक साइंटिफिक तरीका है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आधार पे हम 8 तरीके से सॉइल को या मिट्टी को विभाजित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम टेक्सचर के आधार पर कितने तरह की मिट्टी होती है उसको समझते हैं। उसमें बालू मिट्टी हो जाती है, इसको सैंड सॉइल बोलते हैं, सिल्ट सॉइल बोलते हैं, और क्ले बोलते हैं, चिकनी मिट्टी या फिर क्ले मिट्टी, तो क्ले सॉइल। तो 3 तरीके से इसको इधर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर ICAR की बात करें तो उसमें हम 8 तरीके से मिट्टी को डिफाइन कर सकते हैं। पहला है अलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी, दूसरा आपका ब्लैक सॉइल या फिर काली मिट्टी, तीसरा आपका रेड सॉइल या फिर लाल मिट्टी, चौथा आपका लिटराइट है, इसको हिंदी में भी लिटराइट ही बोलेंगे, पांचवा आपका माउंटेन मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी, छठवां आपका डेजर्ट या फिर एराइट या एरिड बोल सकते हो, तो इसको मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं, मतलब जो बालू नुमा मिट्टी होती है। इसी तरीके से पेटी या फिर मार्शी या दलदली मिट्टी हम 7वां तरीका होता है। 8वां जो होता है वो आपका एल्कलाइन मिट्टी होती है या क्षारीय मिट्टी होती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत की संरचना के आधार पर कैसे हम मिट्टियों को समझ सकते हैं उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब टेक्सचर के आधार पर हमने मिट्टी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सैंड, सिल्ट और क्ले के आधार पर। समझिएगा ध्यान से, सैंड जो होता है वो आपका उसके कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। सिल्ट जो है उसका मध्य, सिल्ट जो है वह दोनों से मिल करके, क्ले और सैंड से दोनों के मिलकर बनता है। जो क्ले होता है उसका कणों का आकार काफ़ी छोटा होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी छोटा छोटा होता है। अब इसके और इसके दोनों के मिक्सचर जो है, बीच वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पर अगर जो बीच वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम सिल्ट कहते हैं या इसको लूमी मिट्टी कहते हैं, मतलब ये आपका गुत्था बना बना के मिट्टी रहती है। अब हम अगर बात करें सैंड, जो कि आपका बलुई मिट्टी होती है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो उसकी साइज जो है वो लार्ज होती है, पोरोसिटी संरंध्रता ज़्यादा होती है। पोरोसिटी का मतलब 2 या 2 से अधिक कणों के बीच खाली स्थान को पोरोसिटी कहते हैं, संरंध्रता कहते हैं। संरंध्रता का मतलब अगर इसमें पानी अगर आप डालोगे तो ये रोक नहीं पाएगा, ये बह करके नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिल्टर करने वगैरह के लिए बालू का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें पोरोसिटी क्या होती है, हाई होती है। तो इसमें पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसकी, सैंड मिट्टी की बात कर रहा हूँ। इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लो होती है, मतलब पानी को संरक्षित कर पाने की क्षमता, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बलुई मिट्टी या सैंड मिट्टी की काफ़ी कम होती है। इसमें मोटे अनाज या मोटे दाने वाले जो भी अनाज होते हैं उनको उगाया जाता है, जैसे चना की बात करें या फिर बाजरा की बात करें, सरसों की बात करें, दलहन की बात करें। और राजस्थान में सबसे अधिक ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये मिट्टी जो है राजस्थान के एरिया में सबसे अधिक पाई जाती है। बाजरा, सरसों की बात करते हैं, चने की बात करते हैं, तो ये सब राजस्थान में बहुत होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्ले मिट्टी की बात करें तो उसका जो पार्टिकल साइज है काफ़ी स्मॉल होता है, उसकी पोरोसिटी काफ़ी लो होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जिसको मतलब पानी को रखने की क्षमता किसी मिट्टी में, वो आपका ज़्यादा होती है, किसमें, क्ले मिट्टी में। इसमें राइस हो गया, जिसको पैडी भी बोलते हैं, मतलब धान की खेती या चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, जूट की खेती, शुगर केन की खेती, मतलब गन्ने की खेती, ये चीज़ें किसमें अच्छी होती हैं, क्ले वाली मिट्टी में। तो उम्मीद करता हूँ टेक्सचर के आधार पर हमने जो बातें बताई वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जो दूसरा प्रकार है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब जो दूसरा प्रकार है वो आपका अलुवियल सॉइल है। क्या है, अलुवियल सॉइल है। ICAR के आधार पर हमने 8 पार्ट में इसको डिवाइड करने की कोशिश की है। तो पहला पार्ट जो होता है वो आपका अलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मतलब कि जो आपका गंगा यमुना का मैदानी भाग है, जहाँ पे आपका ये नदियाँ बहती हैं, इसी क्षेत्र में ये आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कुछ राजस्थान का भी क्षेत्र होता है, क्योंकि उत्तर भारत का मैदान तो राजस्थान और गुजरात पे भी आता है ना। तो जहाँ जहाँ उत्तर भारत का मैदान होता है, या जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या होता है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगर पुरानी हो जाती है तो उसको हम अलग तरह की जलोढ़ कहते हैं, नई हो जाती है तो उसको अलग तरह की जलोढ़ कहते हैं। तो ये मैं ब्लू जो मैं कर दिया, और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे महानदी हो गई, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, इस तरह से नदियाँ हैं, तो ये नदियाँ यही डेल्टा बनाती हैं। तो इस क्षेत्र में भी आपकी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही होती है। ठीक है, अलुवियल सॉइल होती है। अब यहाँ पे समझिएगा कि रिवर के इरोजन और डिकम्पोजिशन की वजह से अलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जैसा मैंने कहा कि अगर मान लीजिए 10 साल 15 साल पहले की मिट्टी है तो उसको क्या बोलेंगे, नई मिट्टी है तो उसको क्या बोलेंगे। अगर पुरानी अलुवियल सॉइल है तो उसको हम बांगर बोलते हैं, और नई जो अलुवियल सॉइल होती है उसको हम खादर बोलते हैं। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर जो होता है वो आपका सैंडी भी होता है, वो आपका क्ले भी हो सकता है, या फिर लूमी भी हो सकता है। कहने का मतलब टेक्सचर के आधार पर जैसे हमने डिफाइन किया था कि कोई भी मिट्टी चिकनी मिट्टी हो सकती है, कोई भी मिट्टी आपका बलुई मिट्टी हो सकती है। तो जो अलुवियल सॉइल है वो उसमें दोनों तरह का कंपोजिशन मिट्टी का पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, राजस्थान के क्षेत्र वाली मिट्टी सैंडी होती है,
बीच वाला क्षेत्र पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में लूमी मिट्टी होती है, मतलब दोनों का मिक्सचर होता है। और बंगाल के रीजन में जो क्षेत्र में पाए जाते हैं, बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, इस क्षेत्र में आपका क्ले मिट्टी पाई जाती है। और ये साउथ के क्षेत्र में भी जो होता है आपका ज़्यादातर क्ले मिट्टी पाई जाती है। साउथ की ये आपका जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, ठीक है, उस वाले कोरोमंडल वाले रीजन में। अब समझिएगा कि अलुवियल मिट्टी का निर्माण किस क्षेत्र में होता है, तो ये आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन में होता है। बस इतना याद रखो, आपका काम हो जाएगा। अलुवियल मिट्टी का निर्माण नॉर्थ इंडियन प्लेन में होता है। इसमें जो कंपोजिशन पाई जाती है उसमें लाइम बहुत पाया जाता है। लाइम मतलब सोडियम से संबंधित चीज़ें। ऑर्गेनिक मटेरियल खूब पाए जाते हैं। फास्फोरिक चीज़ें काफ़ी पाई जाती हैं। पोटास इसमें विद्यमान रहता है। किन चीज़ों की कमी रहती है उसको समझते हैं, क्योंकि ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल रीजन किसे कहते हैं? इसको कटिबंधीय रीजन को ट्रॉपिकल कहते हैं। सब ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय। 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ के रीजन को हम ट्रॉपिकल कहते हैं, और उसी आसपास के रीजन को उष्ण कटिबंधीय रीजन कहते हैं। तो इंडिया का जो मैदान है, नॉर्थ इंडियन प्लेन है, वो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो वहाँ पे इवेपोरेशन की रेट बहुत ज़्यादा होती है, बारिश होती है, जल्दी से पानी उड़ जाता है। इसी वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कि अलुवियल सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है, तो आप ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में जब हरित क्रांति की शुरुआत की गई, ठीक है, मैं यहीं पे एक प्रश्न देता हूं कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल हम आगे बात करते हैं। जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो उसको पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को यहाँ पे टेक किया गया, मतलब उसको वहाँ पे टारगेट किया गया। तो यहाँ पे जिन तरह की खादों का आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं N:P:K, 4:2:1, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। नाइट्रोजन 4 अनुपात में चाहिए, फास्फेट आपको 2 अनुपात में चाहिए, पोटास आपको 1 अनुपात में चाहिए। ये कंपोजिशन होता है मिट्टी का, जो कि अलुवियल सॉइल के लिए चाहिए। अब थोड़ा सा आगे कुछ और मिट्टी की बात करते हैं, जैसे ब्लैक मिट्टी, रेड मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। इन तीनों के बीच के क्षेत्र बीच का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। लेकिन कंपैरिजन करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा यहाँ पे उपलब्ध है, तो उसको समझते हैं। अब जो नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया चाहिए। क्या चाहिए? यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH3CO NH3OH NH3, ठीक है। NH3CO NH3 से हमने कहा, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन मिला क्या? हाँ मिला। तो नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए मिट्टी में हम यूरिया खाद डालते हैं, ठीक है। इसी तरीके से DAP डालते हैं हम फास्फेट को पूरी करने के लिए। इसी तरीके से हम पोटास को डालने के लिए पोटास का खाद डालते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर हम बात करें कि एक्चुअली में कितने क्या कंपोजिशन होना चाहिए, नाइट्रोजन हो गया, फास्फेट हो गया या पोटास के लिए, तो 8:1:आधा ये आपको चाहिए। अब एक बात और समझने वाली बात है कि इंडिया में खाद की स्थिति क्या है। तो इंडिया में जो खाद है वो आपका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर इंडिया है खाद का। किसका? फर्टिलाइजर का, ठीक है। लेकिन उत्पादन क्या है? दुनिया का दूसरे नंबर का उत्पादन इंडिया करता है, पहले नंबर पे चाइना है। ये छोटी सी बात ही मैंने बता दिया। अब हम शुरू करते हैं ब्लैक सॉइल के बाद में डिस्कस करना। तो जो ब्लैक सॉइल होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाए, इसको हिंदी में काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये आपका जो मालवा का रीजन है और जो दक्कन का प्लेटू है, इस वाले रीजन पे आपका ये जो है ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। पठारी क्षेत्र में, जो आपका मध्य क्षेत्र का पठार है, उस क्षेत्र में। इसमें ज़्यादातर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मध्य प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात आता है। मध्य प्रदेश का तो बहुत बड़ा एरिया आता है, छत्तीसगढ़ का एरिया आ जाता है, महाराष्ट्र का एरिया आ जाता है, कर्नाटक का एरिया आ जाता है, तेलंगाना का एरिया आ जाता है, बिहार का रीजन आ जाता है। तो इस क्षेत्र में आपका क्या होता है, ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। कभी कभी कोई तर्क कर सकता है कि यार ब्लैक सॉइल तो मैं हरियाणा में रहता हूँ, मेरे यहाँ भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जहाँ पे जिस चीज़ की अधिकता होती है हम उनकी बात करते हैं, हम एवरेज बात करते हैं। हम ये नहीं करते कि अगर कुछ पर्टिकुलर एरिया में काली मिट्टी है उसका वजह कुछ और हो सकता है, समझिएगा ध्यान से। कुछ अन्य वजहों से भी मिट्टी काली हो सकती है, समझिएगा। और काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जो मैंने इन क्षेत्रों में ब्लैक सॉइल की बात की, इसके रंग के काले होने के पीछे का रीजन समझिएगा। इसमें टाइटेनिक फेरस मैग्नेटाइट, ये आपका पर्टिकुलर चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से रंग जो होता है वो काला होता है। इसमें लावा की वजह से बनते हैं। इसमें एसिडिक सिलिकॉन ऑक्साइड, बेसिक और आयरन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। आयरन प्लस मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है इस पर्टिकुलर मिट्टी में। कभी भी कोई आपसे पूछे कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो उसमें आप बताइएगा टाइटेनिक फेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग काला होता है। इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड भी पाया जाता है, आयरन मैग्नीशियम का मिक्सचर भी पाया जाता है या देखने को मिलता है। अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक, रेड और लेटराइट में दोनों तीनों में अंतर क्या है, कैसे इसको हम समझ सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में। तो जो दक्कन और मालवा का प्लेटू है, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, इस क्षेत्र की बात किया मैंने यहाँ पे, तो इस क्षेत्र में आपका क्या होता है, ये ब्लैक सॉइल का रीजन है, ठीक है। ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी यहीं इसी क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी काली क्यों होती है, मैंने उसको आपको बता दिया। अब लाल मिट्टी या रेड मिट्टी की बात करते हैं। तो रेड मिट्टी जो होता है, ये जो रीजन मैंने बताया ना, अब मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको समझाता हूँ। इस रीजन के चारों तरफ का ये जो रीजन है ना, इसी के चारों तरफ वहाँ पर रेड मिट्टी होती है। रेड मिट्टी क्या होती है कि काली मिट्टी में ही अगर कुछ कंपोजिशन की कमी हो जाती है, जैसे समझिएगा यहाँ पे, काली मिट्टी में अगर कुछ कंपोजिशन की कमी हो जाती है तो उसी वजह से रेड मिट्टी होती है। बह करके, इन्हीं पठारों से बह करके क्या होता है, मिट्टी जो आसपास एरिया में जो हो जाती है तो इसको रेड मिट्टी कहते हैं, ठीक है। पेरीफेरी ऑफ प्लेटू ऑफ दक्कन एंड मालवा की वजह से लाल मिट्टी लाल होती है। इसका जो कलर जो होता है वो थोड़ा सा येलो होता है। लाल मिट्टी का कलर थोड़ा सा हल्का सा येलो होता है। और येलो होने की वजह क्या है, उसमें फेरस ऑक्साइड, फेरस और फेरिक दो तरह के ऑक्साइड होते हैं। अगर आयरन का कंपोजिशन 3:4 रहे ऑक्सीजन के साथ तो उसको फेरिक बोलते हैं। यहाँ पे आपका ये फेरस ऑक्साइड है। तो फेरस ऑक्साइड की वजह से रेड जो मिट्टी होती है उसमें थोड़ा सा पीलापन झलकता है। ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से बना होता है, अवसादी सैलों और कायांतरित सैलों की वजह से बना होता है। ये प्रायद्वीपों के चारों ओर ये मिट्टी पाई जाती है।
इसमें पोटाश, आयरन पाया जाता है और ये आपका एसिडिक रीजन होता है। लेकिन अगर इसी में चूना मिला दिया जाए तो ये आपका ये रीजन फर्टाइल हो जाता है। अगर बात करें फर्टिलिटी की, तो रेड जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। रेड मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक मिट्टी रेड मिट्टी में कैसे कन्वर्ट होता है, तो एक प्रोसेस होता है, उसको याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछता है, लीचिंग, ठीक है। लीचिंग मतलब क्या होता है कि ज़मीन से कुछ तत्वों का गायब हो जाना, कुछ तत्वों का बह जाना। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम बह गई मिट्टी से, अगर काली मिट्टी से मैग्नीशियम बह गई, काली मिट्टी से आयरन बह गया, तो वो मिट्टी क्या हो गई, लाल हो गई। इसी तरीके से लीचिंग की वजह से रेड से लेटराइट सॉइल भी बनती है। लेटराइट सॉइल वहाँ पाई जाती है जहाँ पे आपका रेनी सीजन जो होता है वो अल्टरनेट होता है, मतलब इस साल जमा के बारिश हुई तो अगले साल बारिश नहीं होगी। अगर ऐसे कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं तो वहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई एरिया होता है। ये बहुत ज़्यादा जो लेटराइट सॉइल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इनफर्टाइल होता है, मतलब यहाँ पे उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होता, बंजर होती है। और इन्हीं मिट्टी को ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंटें बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ब्लैक, रेड और लेटराइट सॉइल समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। हमने बात की दक्कन का जो क्षेत्र है या मालवा का क्षेत्र है, उसमें आपकी जो है ब्लैक मिट्टी पाई जाती है। इसमें बेसाल्ट रॉक ज़्यादा पाया जाता है। बेसाल्ट मतलब आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सभी का कंपोजिशन पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो स्मॉल क्ले फाइन साइज़ होती है वो ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन जो काली मिट्टी होती है वो आपका उपजाऊ भी हो सकती है, वो अनुपजाऊ भी हो सकती है। अगर मान लीजिए वो पहाड़ी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है तो पुअर फर्टिलिटी होगी, मतलब इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम होगी। लेकिन अगर यही मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा। इसमें जो पानी को धारण करने की क्षमता होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी अच्छी होती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में शुगर केन, इस तरह की जो मोटे चीज़ें हैं या फिर जिसके लिए आपको ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, वो इन क्षेत्रों में काली मिट्टी में बहुत अच्छे से हो जाते हैं। कपास की खेती हो गई, ठीक है, कॉटन की खेती हो गई, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगर बात करें इसमें जो कंपोजिशन जो होता है उसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है काली मिट्टी में, मैग्नीशियम अच्छा खासा पाया जाता है, कैल्शियम अच्छा खासा पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी यहाँ पे भी रह जाती है। अब हम रेड सॉइल की जो हम बात कर रहे थे उसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि रेड सॉइल जो है कैसे बनता है उसको समझिएगा। रेड सॉइल में आयरन ऑक्साइड पाई जाती है Fe2O3, जिसकी वजह से ये हल्का पीला या लाल रंग का होता है। मतलब पूछा जाए कि रेड सॉइल में लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो आप बता सकते हो कि आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। अब जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें लीचिंग करने की वजह से रेड बनता है। लीचिंग को हिंदी में कहते हैं निष्छालन, मतलब चलनी से छाल देना। मिट्टी जो होती है वो कुछ तत्वों को छाल करके ज़मीन के अंदर पाताल लोक में पहुंचा देती है। जब उन चीज़ों की कमी हो जाती है तो वही मिट्टी बह करके दूसरे क्षेत्र में जाती है और वो आपका ब्लैक सॉइल से रेड सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। ब्लैक सॉइल में आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, इसमें कॉटन की खेती अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर रेड सॉइल की बात करें तो इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग थोड़ा सा पीला रहता है। और आयरन में पोटास भी पाया जाता है, ठीक है, आयरन में पोटास भी पाया जाता है और ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता, लेस फर्टाइल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे मैं लीचिंग की बात कर रहा था, तो लीचिंग प्रोसेस क्या होता है उसको समझाता हूँ। सॉल्युबल मिनरल गेट इनटू द अर्थ, मतलब पानी में घुलनशील मिनरल ज़मीन के अंदर पाताल लोक में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक मिट्टी रेड मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। सेम यही हाल क्या है रेड मिट्टी का। रेड मिट्टी जो होती है वो आपका निष्छालन की वजह से, लीचिंग की वजह से लेटराइट सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। लेटराइट सॉइल को ब्रिक सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा उपजाऊ तो होती नहीं है, तो इसका हम क्या करते हैं, ईंटें बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से मैं समझ चुका हूँ, आपको ये तीनों बातें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा बात करते हैं माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल की, मतलब पर्वतीय मिट्टी की बात करते हैं। तो पर्वतीय मिट्टी में क्योंकि देखो पर्वत पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर की जो अधिकता होती है और इनका जो एसिडिक होता है वो थोड़ा सा लो एसिडिक भी होते हैं। एसिडिक कोई भी चीज़ क्यों होती है, जब पीएच स्केल पर कोई भी चीज़ 0 से 7 के बीच में पीएच वैल्यू रखता है तो उस तरह के कंपोनेंट को पाए जाने में एसिडिक कहते हैं। लो एसिडिक होने का मतलब कि 5 से 7 के बीच में है, इसलिए लो एसिडिक कहते हैं। इसको आप जानते रहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि माउंटेन या सॉइल जो सॉइल का जो मिट्टी होती है वो किस तरह का नेचर रखती है, तो आप बता सकते हो कि एसिडिक नेचर रखती है। इसमें पोटास नहीं पाया जाता, उसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता, लाइम नहीं पाया जाता, मतलब माउंटेन सॉइल में ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती। किन क्षेत्रों में ये पाया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सतपुरा की पहाड़ियाँ, विंध्या की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें, हिमालय की कुछ जो दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं उसमें, मेघालय वगैरह की गारो खासी जयंतिया, ये सारी चीज़ें में भी आपका माउंटेन फॉरेस्ट या सॉइल पाई जाती है। अब बात करते हैं एरिड या फिर डेजर्ट सॉइल की, जिसको मरुस्थलीय मिट्टी के तौर पे जानते हैं। तो जो एरिड या डेजर्ट सॉइल पाया जाता है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है। नॉर्थ वेस्ट मतलब राजस्थान, थोड़ा सा गुजरात का रीजन, थोड़ा सा हरियाणा का रीजन, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का रीजन। तो राजस्थान में मुख्य तौर पर पाया जाता है। ये नॉर्थ इंडियन प्लेन के अंतर्गत पाया जाने वाला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे बारिश कम होती है, जिसकी वजह से आपका ये एरिड क्षेत्र में चला जाता है। अब इसमें डेजर्ट मरुस्थलीय मिट्टी का मरुस्थलीय होने के पीछे का रीजन समझिएगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर अधिक होता है, विंड का एरोजन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हवा बहा करके मिट्टियों को यहाँ से उड़ा ले जाती है, तो कोई भी मिट्टी यहाँ टिकने नहीं पाती। लेस मॉइस्चर होता है, इस मतलब यहाँ पे नमी जो होती है काफ़ी कम होती है। लाइट कलर होता है, इनका कलर हल्का होता है, थोड़ा हल्का पीला टाइप का। बालू कैसा कलर होता है, हल्का कलर होता है। ये अब इसमें नमक, सॉल्युबल ऑफ सॉल्ट, इसमें नमक मतलब कि सोडियम क्लोराइड नहीं, इसमें अलग अलग तरह के सॉल्ट जो होते हैं वो मिक्स रहते हैं, जैसे फास्फोरस सॉल्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम का सॉल्ट हो गया इसमें। लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि क्या डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी में हम अच्छे अनाज पैदा कर सकते हैं, तो उत्तर है हाँ, यदि उनको इरिगेशन प्रोसेस में सेटलमेंट मिल जाए, मतलब उनको नहर दे दिया जाए, उनको कुछ ऐसी परियोजना लाई जाए जिससे कि पानी की उपलब्धता बढ़ जाए, तो ऐसे क्षेत्रों में
जो उपजाऊ ज़मीन होती है वो बढ़ सकती है। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना थी, ठीक है, जब वो आपका राजस्थान में धीरे धीरे करके वो पहुंच रहा है, तो वहाँ पे लोगों की सिचुएशन भी संभल रही है। तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया भारत की मिट्टी के बारे में। इसके बाद मैं नहीं समझता आपको कभी भी दोबारा कोई भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में पढ़ाने की कोशिश कर दी है। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।